बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गांधी कोई महात्मा नहीं है, मैं उन्हें महात्मा नहीं मानता, बल्कि वे एक शातिर नेता है। ये बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गांधी के बारे में कही थी। पर क्यों कही थी? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गांधी जी को बहुत अच्छे से जान चुके थे। वह पहचान चुके थे कि कैसे गांधी वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थन थे और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जाति को बनाए रखने के लिए उन्होंने किस तरह से खेल खेला। इस वजह से डॉक्टर बाबा साहब गांधी जी को कहते थे कि वो कोई महात्मा नहीं है। दोस्तों, याद है आपको 24 सितंबर 1932, जिसको पूना फैक्ट पर याद किया जाता है। यह दिन पूना फैक्ट के नाम से याद किया जाता है। इसी दिन गांधी की कोशिश और साजिशों की वजह से बहुजनों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। पूना फैक्ट उसका एक जिंदा उदाहरण है। वह एक ऐसा सबूत है कि किस तरह से बहुजनों के हकों को मारा गया था। क्या है पूना फैक्ट? सबसे पहले ये जानिए। पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बाबा साहब और गांधी जी के बीच वो टकराव था। अपने बहुजनों के हकमारी के खिलाफ कैसे बाबा साहब लड़ रहे थे और किस तरह से गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वर्ण व्यवस्था समाज को बांटने तथा छोटी जाति पर अत्याचार का साधन था तथा यह सनातन धर्म की कुप्रथा थी, जिसे गांधी इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, परंतु बाबा साहब इनका विरोध करते रहे। तो अब पहले आप इस बात को समझिए। दरअसल पूना फैक्ट में क्या हुआ, उससे पहले आपको याद होगा गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन और दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। बाबा साहब यहाँ से गए थे और पहली बार अंग्रेज़ों के सामने बैठकर उन्हें बताया कि भारत में कैसे वर्ण व्यवस्था जारी है और सभी धर्मों में दलितों को यानी शूद्रों को अनटचेबल समझा जाता है। यही नहीं बल्कि उनका हर राह पर तरह तरह की तरीके से शोषण होता जा रहा है। उसे रोकने के लिए मैं यहाँ पर आज आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ। मुझे अपना ये कानून पास करवाना है, क्योंकि भारत में वर्ण व्यवस्था जारी है जिसमें सभी इंसानों को बराबरी का हक नहीं है। वर्ण व्यवस्था चलने पर कुछ लोगों को अछूत भी बना दिया गया है। वहाँ पर अछूतों को छूने तक की भी आज़ादी नहीं है। अगर वह किसी चीज़ को छू लेते हैं तो समझिए कि वह अछूत हो जाती है और उनके पास कोई अधिकार भी नहीं है कि वह स्वयं की रक्षा भी कर पाए। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर बाबा साहब की बातों को सुना जरूर, उस पर निर्णय लेने का फैसला नहीं किया गया। लेकिन फिर बाबा साहब दूसरे सम्मेलन में गए। वहाँ पर भी बाबा साहब ने अपनी बातों को रखा और सभी को समझाया कि कैसे भारत में जातिवाद के खिलाफ गरीबों को परेशान किया जाता है, कैसे उनके लिए कोई कानून नहीं है, कैसे उनको अनटचेबल समझा जाता है कि उनको छूने से भी मात्र इंसान अपवित्र हो जाता है। और हिंदू धर्म में अछूतों को कोई अधिकार नहीं है, उन्हें समानता का भी अधिकार नहीं है। उनके लिए तो ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि वे अपने हकों की आवाज़ उठा सके। उनके पास आगे बढ़ने का कोई संसाधन भी नहीं है। फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री मान गए। उन्होंने बाबा साहब की बातों को स्वीकार किया और फिर उन्होंने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें ये कहा गया कि सिखों की तरह और मुसलमानों की तरह अलग से अछूत समुदाय को अलग समुदाय की तरह माना जाएगा। यानी उन्हें हिंदू समुदाय में नहीं माना जाएगा और उन्हें अलग समुदाय के तौर पर और माइनॉरिटी ग्रुप के तौर पर उन्हें ट्रीट किया जाएगा और कुछ खास तरीके के अधिकार दिए जाएंगे। कम्युनल अवार्ड में ये व्यवस्था की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। उस समय संवैधानिक सुधार के तौर पर जो अछूत समुदाय होगा उसको पृथक निर्वाचक क्षेत्र मिलेगा। यानी किससे ऑपरेट, इलेक्टोरल एरिया उनका होगा जिसमें वे अपने समुदाय के लोगों को चुनेंगे। यानी एक तरीके से जो अछूत समुदाय थे उन्हें 2 अधिकार मिले। पहला अधिकार सेप्टर इलेक्टोरेट का और दूसरा अधिकार 2 मत देने का, यानी 2 वोट देने का। यानी ये आसान भाषा में, यानी जो विधानसभा आज आप देखते हैं या फिर लोकसभा आज आप देखते हैं, तो कम्युनल अवार्ड में यह व्यवस्था की गई कि जो आज दलित समुदाय है उनकी विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में यह व्यवस्था होगी। जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होगा वही उम्मीदवार हो सकता है, बाकी नहीं। और उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार भी सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ही होगा, जिन्हें आमतौर पर अछूत, अनटचेबल उस समय कहा जाता था। यानी हम और हमारा ही आदमी चुनाव लड़ेगा, यानी हम ही उसे वोट करेंगे, हम ही चुनेंगे और फिर वही आदमी हमारी सहायता करेगा और हमारे लिए ही काम करेगा।
ये एक मॉडल तरीके की व्यवस्था को बाबा साहब ने अंग्रेज़ों के सामने मांग रखी थी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इसका मतलब ये था कि वह व्यक्ति जिसे हम चुनाव में खड़ा करेंगे वह किसी दूसरी जाति का ना हो और किसी की जीतने के बाद चमचागिरी ना करे, वो हमारी सहायता और हमारे अधिकारों को संसद तक पहुंचाए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात थी और अछूतों को अलग समुदाय की तरह ट्रीट किया गया। ये बात अवार्ड में हमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। बहुत बड़ी घटना थी ये भारत के इतिहास में। लेकिन इसके खिलाफ जो गांधी है, उन्होंने वहाँ सेकंड गोल में सम्मेलन में भी वहाँ पर उन्होंने उसे रोकने का काम किया। आप इन्हें अलग से ट्रीट नहीं कर सकते। फिर भारत में आए और उन्होंने यहाँ पर भी दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन जब अवार्ड की घोषणा हो गई तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कई पत्र लिखे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और ये कहा गया कि आपकी बात जायज़ नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जो लॉजिक दे रहे हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनके तथ्य हैं, उनमें दम है और इस लिहाज से उन्हें अलग से ट्रीट किया जाएगा। इसके खिलाफ जो गांधी है, उसने अरवदा की जेल में 1932 में आमरण अनशन पर बैठ गए और कहा, अगर अछूतों को हिंदू धर्म से अलग किया जाएगा और उन्हें सेपरेट इलेक्ट्रेट का अधिकार दिया जाएगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये गांधी ने उस समय किया था। और दोस्तों, मज़ेदार बात तो ये है कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाए, एक बार भी अनशन पर नहीं बैठे। उन्होंने यूँ तो अनेकों बार अनशन त्यागा है, लेकिन कभी भी अंग्रेज़ों को देश से निकालने के लिए अनशन नहीं त्यागा। जहाँ गरीबों को अपना हक मिल रहा था, उन्हें अधिकार मिल रहा था, उनका जीवन बेहतर हो सकता था, वहाँ पर उन्होंने अनशन त्यागा। लेकिन कभी भी देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने अनशन त्यागा नहीं। कभी नहीं कहा कि मैं खाना तभी खाऊंगा जब देश आज़ाद होगा, जब देश में से अंग्रेज़ देश को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन अछूतों के अधिकार मिलने पर वह अनशन पर बैठ गए और उस जेल में जो हुआ वह फिर हम इतिहास की किताबों में खंगाल सकते हैं। बाबा साहब ने बहुत मेहनत की यह कम्युनल अवार्ड हासिल करने में। लेकिन जब गांधी अनशन पर बैठ गए तो उस समय देश में खलबली मच गई, क्योंकि गांधी उस समय भारत में एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। कांग्रेस से और कांग्रेस की मीडिया की तरफ से जब वह अनशन पर बैठे तो बाबा साहब पर दबाव आने लगा और बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश होने लगी। तरह तरह के अखबारों में पुष्टि हुई और लेख लिखे गए, धरने प्रदर्शन हुए और तरह तरह की रैली निकाली गई। डॉक्टर अंबेडकर पर दबाव डाला गया, यदि गांधी जी को कुछ हो गया और आपने अपनी मांगे वापस नहीं ली तो हम आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे कि आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। और बाबा साहब को खुलेआम धमकी दी गई और बाबा साहब को ये तक कहा गया कि अगर गांधी को कुछ हुआ तो आपकी जाति, जनजाति, अनुसूचित जातियों को हम आग लगा देंगे, उनमें दंगे करवा देंगे। यह धमकी खुलेआम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दी गई और साथ ही जो कांग्रेस के दूसरे नेता थे उन्होंने बाबा साहब को मिलकर दबाव डाला। एक तस्वीर अक्सर देखने को मिलती है, कस्तूरबा गांधी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने अपनी झोली फैलाकर खड़ी हो गई और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। अगर आपने अपनी मांग को पीछे नहीं लिया तो गांधी जी अनशन को त्यागने के कारण मौत हो जाएगी। अगर उनकी मौत होती है तो मैं विधवा हो जाऊंगी। आप मेरा सुहाग लौटा दीजिए। इस तरह से बाबा साहब पर दबाव डाला गया, धमकियाँ दी गई और बाबा साहब इस बात को जानते थे, यदि गांधी जी को कुछ हुआ तो देश के स्वर्ण जाति के लोग बहुजन समाज के साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे, बहुत सारी हिंसा हो सकती है, बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। इसलिए बाबा साहब बहुत ही मजबूर होकर रोते हुए 24 सितंबर 1932 में बाबा साहब ने और गांधी के सामने बैठकर कहा कि आप ठीक नहीं कर रहे, मेरे समाज के लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत की है लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। और गांधी जी ने ये बात कही कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि जो अछूत हैं उन्हें हिंदू धर्म से अलग किया जा सके और उन्हें सेपरेट इलेक्ट्रेट का अधिकार मिले। बाबा साहब की आंखों से आंसू निकल आए। मजबूरी में उन्होंने पूना फैक्ट पर साइन किए और गांधी जी ने आमरण अनशन छोड़ा। यानी एक तरीके से कहा जाए तो बाबा साहब ने गांधी जी को जीवन दान दिया, उनके जीवन रक्षक बने और उन्हें जीवन दान उस पूना फैक्ट पर साइन कर दे दिया। लेकिन साइन करने से पहले बाबा साहब ने कहा कि मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मेरे समाज के लोगों के लिए आप रिजर्वेशन दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आपके हाथ में सत्ता होगी आपके लोग मेरे समाज के लोगों को परेशान करेंगे।
और वही गुलामी का राज चलता रहेगा, लेकिन आप हमें कोई अधिकार नहीं देंगे। इसलिए बाबा साहब ने संवैधानिक आरक्षण की मांग की थी। बाबा साहब के दबाव बनाने पर, वरना मैं साइन नहीं करूँगा जब तक आप नहीं मानोगे। तब गांधी ने मजबूर होकर रिजर्वेशन प्रावधान की बात हुई और ये कहा गया, हम विधायिका में और शिक्षा में रिजर्वेशन देने के लिए तैयार हैं। रिजर्वेशन बहुजन जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति को मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं रिजर्वेशन ऐसे ही आ गया, ये बात नहीं है। बहुजन समाज के नायक ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी इसके लिए। तो दोस्तों, पूना फैक्ट के जरिए ये रिजर्वेशन इस प्रकार से बाबा साहब द्वारा हुआ था। और जब बाद में बाबा साहब ने संविधान लिखा तो इसमें उसका प्रावधान भी किया। तो दोस्तों, इस बड़ी घटना के जरिए हम पूना फैक्ट को याद करते हैं। बस पूना फैक्ट को लेकर ही बाबा साहब बार बार कहते हैं कि वह गांधी को महात्मा नहीं मानते, क्योंकि जब गांधी को आप लोग कहते हैं कि वह अहिंसावादी थे, लेकिन अब आप समझिए जो उन्होंने काम किया, हमारे बहुजन समाज की भावनाओं को कितनी ज़्यादा ठेस पहुंची है। बाबा साहब कितनी पीड़ा में रहे होंगे, उनका मन कितना दुखी हुआ होगा। तो क्या हिंसा सिर्फ शारीरिक हमला है, वो मानसिक हमला नहीं है? मानसिक पीड़ा देना किसी की इंसानियत नहीं है। आज आप देखिए, मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल टॉर्चर शब्द जो इस्तेमाल होते हैं और इसे एक तरीके का अपराध माना जाता है। आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई करती है। मेंटल टॉर्चर करना आज एक अपराध है, उसको दुनिया भर में एक तरीके से हिंसा माना जाता है। तो अब बताइए, क्या इसमें आपको लगता है कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे? उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, बाबा साहब के मेंटली स्थिति को और बाबा साहब को टॉर्चर किया। क्या ये सही बात है? और अपने ही साथ साथ अपने आसपास के सभी इंसानों से, अपने वर्ण के सभी लोगों से बाबा साहब को धमकियां दिलाई। सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने बाबा साहब पर दबाव डाला। उसका रूप था आमरण अनशन। तो ये गांधी जी के विचार थे और गांधी जी ने इस बात पर अड़े रहने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी कि मैं इनको अलग नहीं कर सकता। दरअसल गांधी चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था ऐसे ही चलती रहे, जो चतुर्वर्ण है, जिसमें सबके काम धर्म के आधार पर बांटे गए हैं। तो गांधी जी ने इस बात की सिफारिश की और उनकी एक किताब है, जब आप पढ़ोगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनकी किताब है। और जो ग्राम साम्राज्य का उनका सपना था और राम राज्य का उनका सपना था, किताबें पढ़ने पर आपको समझ आएगा कि कैसे गांधी कहते हैं कि जो जातियाँ है वो बनी रहे, चतुर्वर्ण में जिसको जो काम दिया गया है वो करता रहे, उसी से ये समाज जो है आगे बढ़ेगा। देश को सही दिशा देने के लिए सबके काम बटे हुए होने चाहिए और जिसको जो काम दिया गया है वही होना चाहिए। यह गांधी का मानना था। वो कहते थे कि जातियों में जो भेदभाव है वो खत्म हो जाएगी, आप उन्हें टॉर्चर ना करें। इसलिए वह हरिजन बस्तियों में शब्द लेकर आते रहते थे कि हरिजन जो है हरि के बच्चे हैं, और वह वहाँ जाकर वह दिखावा करते थे कि उन्हें उनकी फिक्र है। इस पर उन्हें बाबा साहब कहते थे कि भाई, हमारे समाज के लोग जातिवादी नहीं हैं, जातिवादी आपके समाज के लोग हैं, जाकर उनको समझाइए। गांधी जी नहीं चाहते थे कि जातियाँ इस देश से खत्म हों, लेकिन बाबा साहब कहते थे कि मैं जातियाँ खत्म करने की बात करता हूँ, मैं समाज को प्रगतिशील बनाने की बात करता हूँ, मैं समाज को वैज्ञानिकशील बनाने की बात करता हूँ, वैज्ञानिक सोच रखने की बात करता हूँ। बाबा साहब कहते थे कि आप कैसे इन लोगों को 4 वर्णों में बांट सकते हैं कि इनका काम सिर्फ यही करेगा और सिर्फ सेवा करने का पूरा दायित्व शूद्र समाज पर ही क्यों है, बाकी के लोग ये काम क्यों ना करें। और किस तरह से आप जन्म से ही ये तय कर लेते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति में अगर 2 या 2 से अधिक गुण हुए तो वह लड़ भी सकता है, तो कैसे पता लगेगा कि उसमें कौन से गुण हैं। लोगों को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए उनके हुनर की ज़रूरत है, ना कि जन्म सिद्ध बटे हुए काम से। सबको पढ़ने दीजिए, सबको आगे बढ़ने दीजिए। इस तरह से तो देश कभी भी प्रगतिशील नहीं हो सकता और ना ही उन सभी के मन में कभी वैज्ञानिक सोच आएगी। और वैसे आप जातियों में कैसे बांट सकते हैं? समाज का विकास तभी होगा, इस देश का विकास तभी होगा जब जाति व्यवस्था खत्म होगी। हमें समाज का विकास करना है तो जातियों को ख़त्म करना पड़ेगा। बाबा साहब ये बात हमेशा कहते थे। फिर बाबा साहब ने गांधी जी से एक सवाल किया कि भाई, आप कह रहे हो कि जय व्यवस्था, जिसको जो काम दिया गया उसको वही करना चाहिए, तो फिर मुझे आप बताइए। और गांधी जी को घेर कर पूछा। गांधी जी को बोला कि आप तो कहते हैं कि सबको जो काम दिया गया है वर्णों के हिसाब से वही करना है, तो फिर आप मुझे बताइए
आप तो जो है बनिया जाति से आते हो और चतुर्वेद के द्वारा आपका काम तो वैश्य समुदाय से आता है और वैश्य समुदाय में आने के कारण आपका काम जो है वो व्यापार करना है। आपका काम वकालत करना तो नहीं है, तो फिर आपने वकील की पढ़ाई क्यों की? आप बैरिस्टर की पढ़ाई क्यों की? बैरिस्टर बनकर तो आपने रामद्रोही काम किया है, धर्म के खिलाफ जाकर काम किया है। आप बनिया जाति से आते हो, आपका काम पूजा पाठ करना नहीं है, आपका काम आध्यात्मिक धार्मिक काम करना नहीं है, तो फिर ये राम का सत्संग क्यों करवाते हो? और फिर जब आप हिंदू संस्कृति से ये पूजा पाठ करते हैं, ये काम क्यों करते हैं? ये तो ब्राह्मण वर्ग के लोगों का काम है। तो आपने तो यहाँ पर भी धर्मद्रोही काम किया है, आपने धर्म के खिलाफ जाकर काम किया है। तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि धर्म के हिसाब से, चतुर्वेदों के हिसाब से अपने काम का पालन करना चाहिए? तो आपने फिर इन वेदों का पालन क्यों नहीं किया? बाबा साहब ने गांधी से ये कहा कि आप खुद के आचरण में ये बात क्यों नहीं लेकर आए और क्यों इन पर अमल नहीं किया? और बाबा साहब ने इन्हीं बातों को लेकर महात्मा गांधी को कहा कि मैं महात्मा गांधी को कभी महात्मा नहीं मानता, वो महात्मा नहीं है बल्कि एक सातिर राजनेता है। तो ये पूना फैक्ट में आज की वीडियो बस इतना ही। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी या गलत लगी। और दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सभी को इस जानकारी के बारे में पता हो, पूना फैक्ट के बारे में पता हो, बाबा साहब के और गांधी जी के बीच हुई वार्तालाप का पता हो। और दोस्तों अगर आपको हमारे महापुरुषों से जुड़ी ऐसी ही बातें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल अंशु के क्लास को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर हमेशा महापुरुषों से जुड़ी जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपने यहाँ तक पूरी देखी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बाय बाय, नमस्कार। आप अपना ख्याल रखें और साथ में अपने परिवार का भी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।